टॉपिक पढ़ा था मॉडर्न थ्योरी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी बीबीटी, उसके बाद एमओटी। एमओटी के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके थे क्लास में। बोला था नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी। अब ये एरोमेटिसिटी क्या होती है? सिर्फ ये एरोमेटिक हम कैसे पहचानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है? जो बेंजीन से ज़्यादा सिमिलर हो। बेंजीन से सिमिलर के बेसिस पे ही हम केवल एरोमेटिक नहीं कह सकते। हम बेंजीन को भी एरोमेटिक कब कहते हैं? जब फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रक्चर प्लेनर, समतलीय होनी चाहिए। संरचना समतलीय होनी चाहिए। समतलीय होने के साथ साथ साइक्लिक, चक्रीय भी होनी चाहिए। ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। सेकंड बात करें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो योगात्मक रिएक्शन या फिर एडिशन, योगात्मक एडिशन रिएक्शन नहीं दें। इसकी बजाय कौन सी रिएक्शंस दें? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी अभिक्रिया देनी चाहिए? योगात्मक अभिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देनी चाहिए। हमेशा रिमेंबर रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो ज़्यादातर केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमेशा हाइड्रोजनेशन एनर्जी होती है उसका मान कम होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में कितना कम? 36 किलो कैलोरी पर मोल कम हो रहा था। कहाँ जा रहा था? ये अनुनाद में खर्च हो रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो अनुनाद और अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। ये पहले से अनुनाद और रेजोनेंस एनर्जी, अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। जितना अधिक ऊर्जा का मान होगा उतना ज़्यादा अनुनाद होगा, और जितना ज़्यादा अनुनाद होगा उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स आएंगे। अनुनाद में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब विस्थानीकरण। पाई इलेक्ट्रॉन्स लगातार विस्थानीकृत होते रहते हैं। ये अब हम इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक और एरोमेटिसिटी का गुण होता है कि वो हकल, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हकल के रूल को फॉलो करे। हकल का रूल क्या होता है? वो एरोमेटिक कंपाउंड या फिर वो साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हो। जैसे अगर हम बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन में अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं? 2 and 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से अगर हम यहाँ n = 1 2 3 4 डैश रखें। अगर हम 1 रखते हैं तो 4 + 2 1 रखने पर 6। अगर हम 0 रखते हैं, फर्स्ट रखते हैं 0 भी रख सकते हैं, 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। थर्ड कंडीशन में अगर हमने क्या रखा है? 3 रखते हैं तो n = 3 हो तो क्या हो जाएगा? 3 रखने पर 3 × 4 12 और 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह 2 पाई 6 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड में होंगे वो क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अगर हम बोलें 7 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन 9 पाई इलेक्ट्रॉन 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो हकल का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो एरोमेटिसिटी होने के रूल्स हो गए। अब इसमें एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है हकल रूल। ये तो इसके गुणों में आ गए, लेकिन अब हकल रूल यही पढ़ना है दोबारा। क्या होता है? जो
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, या फिर जिन प्लेनर स्ट्रक्चर्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n प्लस 2 पाई के बराबर होती है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग यदि किसी कंपाउंड में एरोमेटिक स्टेबिलिटी है या फिर अधिक उच्च विस्थानीकृत ऊर्जा है या फिर अनुनादी ऊर्जा है, रेजोनेंस एनर्जी है, वो तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें 4n प्लस 2 पाई सिस्टम नहीं होगा। मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4n प्लस 2 पाई को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर वो 4n प्लस 2 पाई को फॉलो नहीं करता तो वह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर हम हकल रूल के एप्लीकेशंस देखें, एप्लीकेशन अनुप्रयोग देखें, एप्लीकेशंस, तो हकल के नियम के अकॉर्डिंग कई यौगिक और आयंस के एरोमेटिक गुणों की व्याख्या कर सकते हैं जिनमें बेंजीन नहीं होता। अब हम यही नहीं कह सकते केवल कि बेंजीन है और बेंजीन से ही एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं? इन्हें जो ऐसे कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक बेंजीन नहीं होती है फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं, उन्हें नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहा जाता है। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहा जाता है। अब ऐसे कौन से हैं जो नॉन बेंजीनॉइड होते हैं लेकिन एरोमेटिक हैं? तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन या साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन मीन्स धनायन। अगर हम इसकी बात करें तो साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, लेकिन ये साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन साइक्लोप्रोपीनियम रेडिकल या प्रोपीन मूलक से बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपीन मूलक तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अगर इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें तो इसमें टोटल, इसे साइक्लोप्रोपीन मूलक कहते हैं, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है क्या ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हकल नियम को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या होता है, पहले इसमें जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग बंधी बीएमओ में, और 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है एबीएमओ में। अब पहले ही ये सबको पता है कि जो एबीएमओ होता है वो अनस्टेबल कंडीशन होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बंदी कक्षकों में पाए जाते हैं उनकी एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, वो स्थायित्व या स्टेबिलिटी कंडीशन में होते हैं, प्रतिबंधी में हो जाते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। हम चाहें तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अगर हम 3 पाई इलेक्ट्रॉन में से 1 पाई इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ये हकल रूल को फॉलो करने लग गया। जब हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? धनायन। इसीलिए साइक्लोप्रोपीन मूलक या साइक्लोप्रोपीन रेडिकल से क्या बनाते हैं हम? साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन। साइक्लोप्रोपीन मूलक एरोमेटिक नहीं है, लेकिन साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब ये बनता कैसे है? जब हम इस रेडिकल मूलक में से एक इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये एरोमेटिक कैरेक्टर्स ले लेता है। जब एरोमेटिक है तो उसमें अनुनाद या रेजोनेंस हमेशा होगा, तो ये क्या करेगा? अनुनाद करेगा। ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज फिर से अपनी इस जगह आ जाएगा और डबल वन इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में क्या करता रहता है? विस्थानीकृत होता रहता है। इसीलिए इसकी एक
अनुनादी संकर को बना दिया। इस तरह से ये एक बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक है, तो ये नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है जो एरोमेटिक है। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है नेक्स्ट, हम साइक्लोब्यूटेनियम लवण, इसकी बात करें तो साइक्लोब्यूटेनियम लवण होता है, वो बनता है हम साइक्लोब्यूटाडाइन से। साइक्लोब्यूटाडाइन मतलब साइक्लो 4 कार्बन, अगर हम इसको देखें 4 कार्बन 2 ईन, इसको देखें तो इसमें 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये हकल को फॉलो नहीं कर रहा है। जब हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। इसमें जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो BMO में होते हैं, और बच्चे कुछ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ABMO में होते हैं। तो ABMO अनस्टेबल है, हम 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको निकाल दें, अगर इनको निकाल दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर ये हकल रूल को क्या करने लग जाएगा, फॉलो करने लग जाएगा। तो हमने अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और वो 2 पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, वो दोनों पॉजिटिव चार्ज इस वलय में, इस रिंग में क्या करेंगे, विस्थानीकृत होंगे, अनुनाद करेंगे, और एक अनुनादी संकर इस तरह का बनाएंगे जिसमें क्या होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेनाइल द्विधनायन। साइक्लोब्यूटेनाइल द्विधनायन, साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटाइन। अब ये जो साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटाइन है, द्विधनायन है, इसमें अब एरोमेटिक स्थायित्व आ गया, और इसके बेसिस पर कई और सॉल्ट भी बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है नोट्स में। इसमें अगर pH सब्सटीट्यूट जोड़ दें तो एक नया सॉल्ट मिल जाएगा, इसका नाम होता है टेट्राफेनिल साइक्लोब्यूटेनाइल। अब इनको संतृप्त करने के लिए या फिर सेटिस्फाई करने के लिए BF4 इस नेगेटिव आयन को ऐड कर दिया जाता है, जो इसके पॉजिटिव को सेटिस्फाई कर देता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये भी बेंजीन रिंग नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड है, पर एरोमेटिक कब हो गया, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बन गया सॉल्ट या फिर कैटाइन। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटा डाइइनाइड लवण। अगर हम साइक्लोपेंटा डाइइनाइड लवण की बात करें तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइड लवण बनता है साइक्लोपेंटा डाइईन मूलक से, साइक्लोपेंटा डाइईन मूलक से। ठीक है, डाइईन, साइक्लो और पेंटा, साइक्लोपेंटा डाइईन मूलक रेडिकल। इसमें क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, 2 4, और एक मूलक है, रेडिकल है तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये पांचों पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ये पांचों ही BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये पांचों ही स्टेबल हैं। तो इनको निकालने से चाहे अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, हम अगर हकल रूल को फॉलो करेंगे, या तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए। निकालना मुश्किल है क्योंकि बॉन्डिंग में है, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसमें हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई हकल रूल को फॉलो करता है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही इसमें एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर आ जाता है। जैसे ही एरोमेटिक हो गया तो एरोमेटिक, इसके भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही एरोमेटिक हो गया। इसके भी सॉल्ट बनाए जा चुके हैं। जैसे अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन के ये जो अनपेयर है, ये तो पेयर है में, ये अनपेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। वो माइनस लगातार डिलोकलाइज होगा, विस्थानीकृत होगा, अनुनाद होगा,
तो अनुनाद होने के कारण इसमें बीच में सर्कल करके, डॉटेड सर्कल करके माइनस लगाया, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा वो लगातार अनुनाद करेगा। अब इसका सॉल्ट, अगर इस माइनस को एक पॉजिटिव आयन किसी के प्लस के द्वारा सेटिस्फाई कर दिया, जब के प्लस के द्वारा सेटिस्फाई कर दिया तो एक सॉल्ट बन गया, इसका नाम होता है पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड लवण। तो क्या लग जाएगा केवल इसमें पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड सॉल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। ये भी बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रोपाइलियम को हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। ट्रोपाइलियम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब ट्रोपाइलियम लवण किससे बनता है? ट्रोपाइलियम मूलक से। यह है ट्रोपाइलियम मूलक। अगर हम इसको देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 7 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6 and 1, 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। 7 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं। इसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, एक अनपेयर होता है। इसी तरह इसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं और BMO में होते हैं, ठीक है। तथा जो 1 पाई इलेक्ट्रॉन बचता है वो 1 पाई इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है और ABMO में होता है। ABMO में भी ये अनपेयर है, मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसमें और ऐड करने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। जैसे ही एक पाई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बच गए? 6। इसको क्रॉस कर दिया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, इसमें एरोमेटिक स्टेबिलिटी आ गई। इसके भी सॉल्ट बनाए जा चुके हैं। जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव। वो पॉजिटिव लगातार रोटेशन करेगा, डिलोकलाइज होगा, विस्थानीकृत होगा, अनुनाद करेगा। तो हाफ फुल रोटेशन करके प्लस लगा दिया, इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक माइनस लगा दिया, तो इस प्रकार जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका नाम होगा ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड सॉल्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं नॉन बेंजीनॉइड का। नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है इसमें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन द्विधनावेशित आयन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन डाई एनाइन या डाई नेगेटिव आयन। इसकी स्ट्रक्चर, ये डाई नेगेटिव आयन, ऑक्टा लेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 1, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 and 2, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन में से जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, BMO में होते हैं। पेयर भी स्टेबल कंडीशन, BMO भी स्टेबल कंडीशन। जबकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर में होते हैं लेकिन ABMO में। इसमें हमने देखा था अनपेयर थे और AB, ये दोनों ही कंडीशन अनस्टेबल थी। इसमें एक थोड़ी स्टेबल कंडीशन आ गई पेयर ABMO में, ठीक है। टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और देखो नेक्स्ट 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कब आ रहे हैं? 0 रखेंगे, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, इस तरह से। अब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। मतलब अगर ये टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों, इसमें एक स्टेबल कंडीशन भी आ गई है, थोड़ा मुश्किल हो गया। अगर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किए जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकल रूल फॉलो हो रहा है। हकल रूल फॉलो होते ही इसमें एरोमेटिसिटी का गुण आ जाएगा। एरोमेटिसिटी का गुण आते ही ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इससे भी आयन बनाए। आयन कैसे बना है? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो 2 माइनस चार्ज आएंगे, वो दोनों माइनस चार्ज रोटेशन करेंगे, डिलोकलाइज होंगे, विस्थानीकृत होंगे, तो कुछ इस तरह का एक अनुनादी संकरण है। माइनस इसको हम संतृप्त करने के लिए K2+ जोड़ सकते हैं, तो एक प्रकार के भी एक सॉल्ट बन गया। एक अगर इसको नहीं लगाएं तो आयन सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होंगी? वे प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें से एरोमेटिक वलय से हाइड्रोजन, अब ये एरोमेटिक हम लेते हैं बेंजीन, बेंजीन में यहाँ पर हाइड्रोजन 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 का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं और खुद पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इस तरह से रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही तो वो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ? ई ने रिप्लेस हाइड्रोजन को कर दिया है और यहाँ पर H+ निकल गया। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा? अब इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? ये बेंजीन है, बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ेगा तो ये बेंजीन के किसी भी कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर इससे अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे पाई संकुल। मतलब अभी पाई बंद टूटे ही नहीं है और ये आकर केवल जुड़ गया है। जैसे ही पाई संकुल बनेगा उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी भी एक कार्बन के साथ सब सिमिलर हैं, किसी भी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही किसी भी कार्बन पर जुड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही है, E+ है, ऐसे ही तो जुड़ेगा नहीं। क्या होगा? बंद के इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने माना ये आएगा, हमें एक बाई बॉन्ड तोड़ना है, हमने ये तोड़ा, बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे गए? इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस। E+ जो अभी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था वो डायरेक्ट अब जाके इस कार्बन, इस पे भी किसी पे भी जुड़ सकता है। ये इस पे जाके जुड़ गया, जैसे इस पे तो एक तरफ H, एक तरफ E और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज लगातार अनुनाद करेगा और अनुनाद करके कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर देगा। अनुनाद कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर नेक्स्ट कंडीशन में ये पाई बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। इस तरह से इसने अनुनाद किया, रेजोनेंस किया, डिलोकलाइजेशन किया। अब ये तीनों स्ट्रक्चर में ये बात है कि इन 3 कार्बन पर ही, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसकी एक इक्विवेलेंट अनुनादी संकर बनाया जिसमें हाफ रोटेशन करके, मतलब इन 3 कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज, पूरा सर्कल नहीं बनाया है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल, वीलैंड या एरेनियम आयन। अब नेक्स्ट क्या होता है? ये सब ये सेम है, एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं। लास्ट स्टेप में क्या होगा? जब पॉजिटिव चार्ज पूरा अनुनाद कर लेगा उसके बाद क्या होगा? हमने ई को तो जोड़ा है, ई को तो ई इलेक्ट्रोफिलिक तो निकलेगा नहीं। क्या होगा? ये निकलेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस H+ के रूप में ये निकल जाएगा, इस पर क्या आएगा? प्लस H+ के रूप में निकल जाएगा और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स बन जाएंगे। ये होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि हम फर्स्ट बात करें नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार है। कैसे आए? अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी नाइट्रोजन द्वारा हो, NO2 द्वारा हो तो उसको बोलेंगे, अगर NO2 द्वारा हो तो नाइट्रीकरण। अगर किसी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी हेलोजन द्वारा हो तो उसे बोलेंगे हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में भी एक आयोडीन या फिर क्लोरीन के द्वारा हो तो आयोडीनीकरण और ये क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट सल्फोनीकरण में अगर SO3H समूह जुड़े हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन की जगह SO3H रिप्लेस करे हाइड्रोजन को तो सल्फोनीकरण। अगर मर्क्यूरी समूह जुड़े तो मर्क्यूरीकरण। फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, फ्रिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। मतलब अगर एल्किल समूह जुड़े तो एल्किलीकरण, एसिल ग्रुप जुड़े या एल्किल ग्रुप जुड़े तो एल्किलीकरण, एसिल ग्रुप जुड़े तो
नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरीकरण, इस तरह से ये जो भी रिएक्शंस है ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये सभी जो समूह जुड़ते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होगी नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन, जब एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें NO2 तो ये होगी नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। अब इसमें नाइट्रीकरण करने के लिए भी कुछ नाइट्री कारकों का यूज़ किया जाता है, नाइट्रेटिंग फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। वो होते हैं, फर्स्ट है नाइट्रीकारी मिश्रण, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? सांद्र कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को इसकी प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 द्वारा हो जाता है। दूसरा और किसके द्वारा करवा सकते हैं? अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 लें केवल। थर्ड, डाइल्यूट HNO3 लें। जो डाइल्यूट HNO3 होती है उसके द्वारा सक्रिय एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड, सक्रिय या फिर एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जैसे फिनॉल, एनिलीन, ETC। ये फिनॉल और एनिलीन जैसे कंपाउंड्स का नाइट्रेशन करते हैं तनु HNO3, डाइल्यूट HNO3। नेक्स्ट एक और होता है नाइट्रेटिंग फैक्टर, सधूम, फ्यूमिंग, सधूम HNO3। इसके द्वारा निष्क्रिय इनएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन किया जा सकता है जैसे कि मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करना है तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं, फ्यूमिंग, सधूम HNO3। इस रिएक्शन में क्या किया है? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है NO2 में। अब इसकी मैकेनिज्म, हम नाइट्रीकारी मिश्रण, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले रहे हैं। क्या होता है? HNO3 और H2SO4। क्या होगा? इसमें से H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा। ये H प्लस जाके इसके लॉन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसके पास जाके जुड़ जाएगा, अटैच होगा। ऑक्सीजन के साथ ही अटैच हो गया और NO2 जुड़ गया। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बनाता है और 2 लॉन पेयर रहते हैं। अगर वो किसी भी कंडीशन में थर्ड बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके साथ अब क्या निकलेगा? HSO4 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। S तो अभी आके जुड़ा है तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस। प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पर NO2 प्लस हो गया और यहाँ H2O निकल गया। अब ये जो NO2 है, NO2 प्लस हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। अब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये नाइट्रोनियम आयन बना, नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पर वही स्टार्टिंग में जैसे मैकेनिज्म बताई थी उसमें क्या होता है? पहले ये इसके साथ एक पाई संकुल बना लेगा। पाई संकुल बनाने के बाद किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगा। अटैच कब होगा? जब बॉन्ड ब्रेक होगा कोई एक। हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर माइनस आ गया, माइनस, इस पर माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया? प्लस। जैसे ही माइनस आया ये NO2 आकर इससे क्या हो गया? अटैच हो गया। NO2 अटैच हुआ, ये प्लस आ गया। अब ये प्लस क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। उसमें
मैंने इससे पहले जो स्ट्रक्चर, इसमें सेम वही तरह का रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी जो इसके इक्वलेंट होगा, इसके इक्वलेंट होगा। तो इसमें बीच में बनाया है, ये सिर्फ हाफ रोटेशन है, +1 प्लस यहाँ आ गया, यहाँ NO2 जुड़ गया, यहाँ H अभी जुड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ से घूमता हुआ इधर आएगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और NO2 इस तरह से जुड़ा हुआ होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस। जैसे ही प्लस, ये H+ के रूप में निकल जाएगा, इस पे माइनस प्लस दोनों बॉन्ड बना लेंगे और NO2 इससे जुड़ जाएगा। ये हो गया नाइट्रेशन। हमने इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज़ किया था, लेकिन हम इस मिक्सचर के द्वारा एनिलीन और फिनॉल का नाइट्रीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं अगर हम वीक नाइट्रेटिंग फैक्टर्स से, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसके फिनॉल और एनिलीन के नाइट्रेशन के लिए हमें तनु HNO3 का यूज़ करना पड़ता है। डाइल्यूट HNO3 का यूज़ करेंगे तो इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। इसमें डाइल्यूट मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में डाइल्यूट HNO3, ओनली HNO3, ये भी HNO3 इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। डाइल्यूट HNO3 के द्वारा एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि फिनॉल लिया है, इसका नाइट्रेशन करेंगे। जो फिनॉल में OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो हमने इस पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को प्लेस किया है NO2 के द्वारा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर HNO3 H+ और NO3 माइनस में टूटेगा, NO3 माइनस निकल गया, ये H+ इसके ऑक्सीजन के तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, अटैच हो गया, 3 बॉन्ड बन गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक तीसरा बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइनस और इस पर आ गया प्लस, निकल गया H2O। हमेशा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को, अपने ऊपर आए हुए पॉजिटिव चार्ज को क्रॉस करता है, कैंसिल करता है, और पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए उसको थर्ड बॉन्ड को तोड़ना होता है। हमेशा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। नेक्स्ट H2O निकल गया NO+, ये NO+, ये हो गया नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पर भी कर सकते हैं, पैरा पे, तो हमने पैरा डायरेक्टिंग में से इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ये NO आकर जुड़ेगा। जैसे ही NO आकर जुड़ेगा, उसकी बीच में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, ये उसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें क्या है, ये हाफ रोटेशन का मतलब इन 3 स्ट्रक्चर्स पे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें हाफ रोटेशन इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं, क्योंकि इस तरफ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ रोटेशन इस तरफ नहीं आएगा, ये इस तरह 1, 2 और 3, इन 3 पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बन गया व्हीलैंड मध्यवर्ती, व्हीलैंड मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रोटेट होते हुए इधर आ जाएगा, यहाँ पर आते ही अब बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, H+ निकल गया, प्लस और माइनस ने आपस में बॉन्ड बना लिया। जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो तीनों बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड तो थे, तीसरा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ NO जुड़ा है, अभी तो नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा है। अब क्या करेंगे, दोबारा से डाइल्यूट HNO3 लेंगे, उसमें से HNO2 निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, वो एक ऑक्सीजन NO के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा NO2। नेक्स्ट है हेलोजनीकरण, हेलोजनेशन। अब इसमें वही होगा, किसी X+ यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, किसके, कौन करेगा रिप्लेस, ये X+ ही करेगा, X- नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब ये रिएक्शंस कुछ हेलोजन कैरियर के द्वारा होती है। हेलोजन कैरियर जैसे कि कोई लुईस अम्ल हो, लुईस एसिड, AlCl3, FeCl3, ये क्या होते हैं,
लुईस अम्ल, लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन या फिर किसी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम FeCl3 को X2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, X2 किस में टूटेगा, X प्लस में और X माइनस में। ये होगा, एक X प्लस होगा, एक X माइनस होगा। ये X प्लस बॉन्ड जैसे X2 है, एक पर इलेक्ट्रॉन गए माइनस और एक प्लस, तो ये X प्लस और ये X माइनस। ये X माइनस X प्लस को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, X माइनस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव स्पीसीज़ को अपने साथ जोड़ लेगा। तो क्या बन जाएगा, X प्लस और FeCl4। तो इस पे क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि ये लुईस एसिड है और लुईस एसिड का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को अपने साथ जोड़ने का। अब वही होगा सेम, X प्लस बन गया तो क्या होगा, H प्लस X प्लस, बीच में इसकी एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें यहाँ X नेक्स्ट में H प्लस निकल जाएगा और दोबारा बॉन्ड बन जाएगा सेम पहले की तरह। अब X में आयोडीन I भी हो सकता है, और दूसरा एक एग्जांपल और बताया था क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ I2 लेते तो एक I इसके साथ जुड़ जाता, FeI3 लेना पड़ता, उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता। जैसे Cl है तो C लेंगे, Cl2 लेंगे। अब क्या होगा, I2, अगर I2 मतलब आयोडीनीकरण होता तो यहाँ X की जगह का जुड़ जाता, I जुड़ जाता। नेक्स्ट हम क्लोरीनीकरण की बात करें तो क्लोरीनीकरण की एक रिएक्शन और है। अगर हमें फ्लोरीनीकरण करवाना हो तो फ्लोरीनीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, हमें पहले डाई एजोनियम लवण या डाई एजोनियम सॉल्ट बनाना होता है। हम इसमें बनाएंगे डाई एजोनियम क्लोराइड। पहले इसमें डाई एजोनियम क्लोराइड बना लिया जाए, बेंजीन से डाई एजोनियम क्लोराइड बनाया है ये। अब इसमें रिएक्शन कराएंगे हम HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से HCl निकल जाएगा और N2 के साथ BF4 माइनस अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में जब हम इसको थर्मल कंडीशन देंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से F डायरेक्ट यहाँ जुड़ेगा, निकलेगा क्या, BF4 में से BF3 निकल गया और N2 गया, BF3 गया, एक F बचा यहाँ जुड़ गया। ये हो गया फ्लोरीनीकरण। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस चल रही हैं। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन में क्या होता है, जब हम बेंजीन को फ्यूमिंग सधूम H2SO के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन की किसी भी एक कार्बन के साथ एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये सल्फोनेशन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें, फर्स्ट स्टेप में तो हमें पहले इलेक्ट्रोफिलिक या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाना है। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो H2SO4 है, ये H2 दो मॉलिक्यूल ये टूटेंगे SO3 H3O प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है, H2SO4 किसमें कैसे टूटेगा, जैसे हमने H2SO4 के दो अणु लिए तो इसमें से कौन किसके साथ जाएगा, एक तो इसमें से H प्लस अलग होगा, HSO4 माइनस निकल के AH प्लस इसके साथ कंबाइन होगा तो एक H ये दो H ये, तो H3O SO3 निकल गया, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बन जाते हैं तो उसमें प्लस, तो कुछ इस तरह से ये SO3 H3O प्लस HSO4 माइनस बनेंगे। नेक्स्ट में होगा एरिनियम आयन का फॉर्मेशन। एरिनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है,
अब ये SO3 को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक की तरह यूज़ करेंगे। ये SO3 है, एस के आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और एक डबल बॉन्ड भी होता है, तो 6 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। और हर ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड। अगर हम इसके इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़कर अगर हम यहाँ प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने पर ऑक्सीजन पे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इस पर माइनस इस पर प्लस, तो एक सल्फर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करेगा। तो इसमें सेम अब SO3 माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को ले लेंगे और ये प्लस यहाँ पर जो माइनस अराइज होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पर माइनस इस पर प्लस, ठीक है। इस माइनस के साथ SO3 S का प्लस जुड़ जाएगा और इस पूरे पर क्या आ जाएगा माइनस, तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। वही इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एरिनियम आयन या वीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें से H प्लस निकलेगा। जैसे ही H प्लस निकलेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, यहाँ से क्या निकल जाएगा माइनस H प्लस, इस पे माइनस और इस पे प्लस, प्लस माइनस आपस में दोनों क्या बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर SO3 माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये SO3 SO3 माइनस इसको लेंगे और इसके साथ हम ये वाले H3O प्लस को अटैच कर देंगे। ये खुद चाहता है ऑक्सीजन एक प्लस को निकालना, तो जैसे ही एक H प्लस को निकालेगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा SO3H। इस तरह से ये सल्फोनेशन कंप्लीट हो गया। फोर्थ है मर्क्यूरीकरण। नेक्स्ट है मर्क्यूरीकरण। इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।